दोस्तों, एक 20 साल का नौजवान लड़का जब 60 साल की करोड़पति औरत से शादी करता है तो 7 दिन बाद वह हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पूरी घटना को सुनने के लिए कृपया हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, विनय त्रिपाठी एक 20 साल का नौजवान लड़का होता है। उसकी मां कमला देवी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर तुरंत महंगा इलाज नहीं करवाया गया तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरी तरफ उसकी 18 साल की बहन निकिता, जिसने मुश्किल से एक कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस ना भर सकने के कारण पढ़ाई छोड़ने के करीब थी। विनय खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही एक मामूली सी इंटर्नशिप भी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके पिता के जमाने का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। कर्ज देने वाले रोज धमकियां देते, मां की दवाइयां उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक सपना बन चुका था। एक दिन जब विनय एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने आहिस्ता से सिर उठाया तो देखा कि सामने एक महिला खड़ी है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास थी। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सफेद रंग, कीमती साड़ी, हीरों से सजे गहने और जेवरात। विनय को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती वहां क्या कर रही थी और वह उसे क्यों देख रही थी। तुम्हारा नाम विनय त्रिपाठी है? महिला की आवाज गहरी थी। तुम्हारी मां कमला देवी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। विनय के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। आप कौन हैं? उसने घबराकर पूछा। श्याम कली महिला ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। विनय को याद आया देश के सबसे बड़े कारोबारी एवं उद्योगपति ग्रुपों में से एक जिसकी मालकिन थी श्याम कली। अरबों की दौलत, हाई प्रोफाइल पार्टियां और बेशुमार विवादों से भरा हुआ नाम। लेकिन उस वक्त वो यहां क्या कर रही थी और उसे इतनी निजी बातें कैसे मालूम थी? आप मुझसे क्या चाहती हैं? विनय ने शक भरी नजरों से पूछा। श्याम कली ने गहरी सांस ली और कहा, मुझसे शादी करोगे? विनय को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, श्याम कली ने इस्पाट लहजे में कहा। विनय के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या यह मजाक था? 60 साल की एक अरबपति महिला एक 20 साल के लड़के से शादी करना चाहती थी। यह कोई मजाक है? उसने हैरानी से पूछा। नहीं, यह मजाक नहीं है, महिला ने कहा। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज करवाऊंगी और बहन की पढ़ाई का खर्च भी उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। विनय को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी पति बनना होगा। शादी सिर्फ कागजात की हद तक होगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। यह प्रस्ताव विनय के लिए किसी ख्वाब से कम ना था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। यह महिला जो देश की सबसे अमीर मालकिन थी, शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? श्याम कली ने पूछा। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। वह जानता था कि यह प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हां कर दी तो उसकी मां को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य बन सकता था और उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। श्याम कली हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना कि यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह कहकर वह धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और रवाना हो गई। लेकिन विनय के दिल और दिमाग में हजारों सवाल छोड़ गए। क्या यह सौदा वाकई इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? विनय को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 60 साल की करोड़पति महिला श्याम कली से हो चुकी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। कोई धूम धड़ाका, ना कोई रस्म रिवाज, बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और गवाहों की मौजूदगी में उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वह उस शानदार हवेली का कानूनी मालिक भले ही ना हो, कम से कम एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बन चुका था। जब विनय ने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल जैसी भव्य इमारत थी।
इतिहास की गवाही देती हुई, समय की परछाइयों को समेटे हुए, विस्तृत संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर नफीस नक्काशी, पुराने जमाने के झूमर जिनकी रोशनी अब भी धीमी धीमी चमक रही थी। दीवारों पर महंगे विदेशी चित्रकला के नमूने, कुछ राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें और कुछ अजीब सी मूर्ति जैसी आकृतियां। ऐसा लगता जैसे इन तस्वीरों में हवेली की कहानियां कैद हों। विनय आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज विशाल खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर बिछी कीमती कालीनें वक्त की अमीरी का सबूत दे रही थी, लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम की वजह से नहीं बल्कि किसी अनदेखे डर की वजह से महसूस हो रही थी। हवेली के नौकरों का रवैया भी कुछ अजीब सा था। सबसे पुराना नौकर रामदेव लगभग 6,65 साल का एक झुर्रियों भरा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक सहमा हुआ भाव रहता। जब भी विनय उससे कुछ पूछता, वह पहले इधर उधर देखता, जैसे तय कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। सीमा, जो कि हवेली की मुख्य नौकरानी, बहुत कम बोलने वाली थी। जब भी वह विनय के सामने आती, नजरें झुका लेती और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर चली जाती। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो विनय समझ ना सका। वह डर था या गहरी उदासी। कोई भी बिना वजह विनय से बात नहीं करता था। हवेली में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा खामोशियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने विनय को परेशान किया वह था दूसरे मंजिल का एक दरवाजा। हवेली के भीतरी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का रास्ता सीधा ऊपर जाता था, लेकिन जब भी विकास ने वहां जाने की कोशिश की, कोई ना कोई नौकर उसे रोक लेता। ऊपर जाना मना है बाबूजी, रामदेव ने कहा। क्यों? विनय ने झुंझुलाकर पूछा। रामदेव ने कोई जवाब दिए बिना नजरें झुका ली। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा काला लकड़ी का दरवाजा था। ऐसा महसूस होता जैसे अंधेरे ने उसे अपने अंदर कैद कर रखा हो। दरवाजे पर एक भारी सा लोहे का ताला लगा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो हर वक्त उस दरवाजे पर नजर रखे हुए था। विनय को झटका लगा। अगर दरवाजा बंद ही रखना था तो उस पर निगरानी की जरूरत क्यों थी? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ था? पहली ही रात विनय को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, घड़-घड़ टिक-टिक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। विनय उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, रामदेव सामने आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं बाबूजी? विनय चुप हो गया। रामदेव की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। रात को यहां मत निकला करें, उसने धीरे से कहा और वापस चला गया। लेकिन विनय को उस रात नींद नहीं आई। वह जानना चाहता था, आखिर दूसरी मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या? धीरे धीरे उसे पता चला कि यह हवेली पहले शिवेंद्र चौधरी नाम के एक करोड़पति बिजनेसमैन की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिली। सवाल यह था, क्या श्याम कली इस बारे में कुछ जानती थी? क्या शिवेंद्र चौधरी की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर कोई साजिश? दिन गुजरते गए और विनय को महसूस होने लगा कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल आसान नहीं। हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थीं, लेकिन सवाल यह था, रात का तीसरा पहर था। हवेली के बड़े झूमर की रोशनी धीमी हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई गहरा राज कुछ छिपा रहा हो। अंदर खामोशी थी, लेकिन विनय के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि श्याम कली उससे कुछ बड़ा सच छुपा रही है। वह अब तक नहीं जानता कि वह सच क्या है, लेकिन वह जानता था कि जब वह सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। विनय ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी उसके अंदर तूफान की तरह उठ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियारे, पुराने लकड़ी के फर्श और वह बंद दरवाजा जिस पर हर समय ताला लगा रहता था और जिसे कभी कोई नहीं खोलता। इस वक्त उसकी जिज्ञासा श्याम कली के दफ्तर तक सीमित थी। जब सब कर्मचारी गहरी नींद में थे, विनय उठा, धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। चुपचाप कदमों से वह श्याम कली के निजी दफ्तर की ओर बढ़ा।
दफ्तर हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से जुड़ी खड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा मैंगनीज का मेज रखा था। विनय ने दरवाजा हिलाया। खुला था। वह दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। कमरे में धीमी सी रोशनी जल रही थी। अलमारियों में ढेरों फाइलें रखी थी, जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा था। लेकिन उसकी नजर सीधे मेज पर जा पड़ी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं। उन तस्वीरों में 2 लोग खड़े थे। एक उसका पिता महेंद्र त्रिपाठी और दूसरा शिवेंद्र चौधरी। विनय की आंखें तस्वीरों पर जम गई। पापा और शिवेंद्र। विनय के चेहरे पर एक अजीब घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के नीचे रखे 2 खत देखे। एक में लिखा था, श्याम कली तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा ना रहूं तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि श्याम कली होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त महेंद्र को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यह आखिरी शब्द पढ़कर विनय का सिर चकरा गया। क्या यह सब सच था? उसने जल्दी जल्दी कागजात पलटने शुरू किए। एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि शिवेंद्र चौधरी ने आत्महत्या की थी अपने ही बंगले में। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। विनय का दिल बैठने लगा। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। विनय ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे पर श्याम कली खड़ी थी। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घबराहट, बल्कि एक अजीब सा शांति, एक ठंडी सी ठहराव था। तो तुमने आखिरकार सब कुछ देख ही लिया? विनय गुस्से में कांपते हुए बोला, तो यह शादी, यह सब कुछ सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह कोई साजिश था। श्याम कली हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। विनय चीख उठा। श्याम कली ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता। विनय, तुम्हारे पिता ने मेरे पति की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने शिवेंद्र को आत्महत्या पर मजबूर किया। झूठ, मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। विनय चीखा। श्याम कली ने उसकी आंखों में सीधे देखा। जैसे तुम समझते हो कि मैं बेगुनाह नहीं, तो फिर सच क्या है? विनय ने गुस्से से पूछा। शिवेंद्र ने आत्महत्या नहीं की थी विनय, वो आहिस्ते से बोली। उसे मारा गया था। विनय जैसे सन होकर रह गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की वजह सिर्फ मैं नहीं थी, तुम्हारे पिता भी थे। सबूत क्या है? श्याम कली कुछ पल चुप रही, फिर नरमी से बोली, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है वो तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। विनय के रोंगटे खड़े हो गए। वो वही दरवाजा था जिस पर हमेशा कैमरे की निगरानी रहती थी। क्या उसके पीछे वह सच छिपा था जो सब कुछ बदल सकता था? अब वह सिर्फ एक मोहरा नहीं था। श्याम कली का अतीत, हवेली के राज और अपने पिता का साया, सब कुछ उसके सामने खड़ा था। यह सिर्फ शादी का बहाना नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। लालच, साजिश और सच्चाई की एक ऐसी लड़ाई जिसका अंजाम अब वह खुद तय करना चाहता था। लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त दीपक शर्मा से मदद मांगी। दीपक एक अनुभवी पत्रकार था। सबूत चाहिए, दीपक ने गंभीरता से कहा, और वह सबूत सिर्फ हवेली के राजों में छिपे होंगे। ऐसे सबूत जो सिर्फ कहानी नहीं हो बल्कि कानूनी कार्यवाही की नींव भी बन सकें। विनय और दीपक ने मिलकर जांच शुरू की। श्याम कली के व्यापारिक रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने कर्मचारियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि श्याम कली सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं थी, वह एक आपराधिक साम्राज्य की मालिक थी, जिनके काले धंधे देश के कई हिस्सों में फैले हुए थे। बैंक लेन देन में करोड़ों की संदिग्ध रकम, अज्ञात खाते और 2 पुराने कर्मचारी अचानक लापता हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब विनय को दूसरी मंजिल के एक पुराने बंद कमरे की चाबी मिल गई। रात के अंधेरे में विनय ने वह दरवाजा खोला।
अंदर एक गुप्त अध्ययन कक्ष था। उसमें पुरानी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबार के टुकड़े रखे थे। दीवारों पर लगी खबरें शिवेंद्र चौधरी की रहस्यमय मौत की ओर इशारा कर रही थीं, लेकिन एक फाइल ने विनय को हिलाकर रख दिया। उस फाइल में महेंद्र त्रिपाठी का नाम था। मेरे पिता विनय के हाथ कांपने लगे। फाइल के मुताबिक महेंद्र त्रिपाठी और शिवेंद्र चौधरी एक गुप्त जमीन परियोजना पर काम कर रहे थे। जब महेंद्र ने भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया तो वह एक रहस्यमय हादसे में मारे गए। विनय के दिल में आग भड़क उठी। ये सिर्फ एक साजिश की कहानी नहीं थी, ये उसके पिता की इज्जत, उनके कातिलों को बेनकाब करने की जंग थी। अब समय आ चुका था। विनय और दीपक ने सभी सबूत इकट्ठा किए और सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर ने शुरू में संकोच दिखाया, मगर जब गुप्त कमरे की फाइलें और वीडियो देखे तो मामला साफ हो गया। अगले ही दिन हवेली पर छापा मारा गया। श्याम कली को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वह जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम समझते हो तुम मुझे हरा सकते हो। उनकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद बर्बाद कर दिया। विनय ने कहा। उनका सारा काला धन और गैरकानूनी साम्राज्य तबाह हो चुका था। हवेली नीलाम कर दी गई। सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। जब अधिकारियों ने विनय से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहेगा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ अतीत के जख्मों की याद दिलाती है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। बिना किसी साय के कुछ साल बाद विनय ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक तकनीकी कंपनी शुरू की। इसी दौरान उसकी शादी डॉ परिणीति साहू से हुई, ऐसी महिला जो विनय की तरह मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखती थी। उनके बेटे बालकृष्ण के जन्म पर विनय ने एक नया वादा किया। मैं अपने बेटे को वह जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ महेंद्र का बेटा या श्याम कली का पति नहीं था, वह अपनी अलग पहचान बना चुका था। अतीत की काली परछाइयां कभी कभी अब भी उसके सपनों में आती थीं, लेकिन अब वह नहीं डरता था क्योंकि वह जान चुका था इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार लड़ी जाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।